स्वागत है आप सभी का इस SBI ST09 क्लर्क मीन्स डिस्कशन में, और जहां पर हम लोग आज चर्चा करेंगे मैथ्स की। देखिए SBI प्री अभी हो चुका है और SBI क्लर्क मीन्स की तैयारी चल रही है, तो काफी बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये है कि सर मेंस कैसा होने वाला है, और साथ ही साथ जो मेंस में मैथ्स होगी वो कैसी होगी और अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज इस ST के माध्यम से हम समझेंगे कि आप मेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करो। तो शुरुआत करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो क्वेश्चन हमें गिवन है रेशियो से, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से, बिकॉज रेशियो से अगर जाएंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक्स मानना पड़ेगा, लेकिन हम एलिगेशन से आपको बताएंगे कि आंसर बहुत जल्दी कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पर नजर डालें। क्वेश्चन है कि दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमश 7:3 है और 4:1 में है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अब दूध नए मिश्रण में 75% हो जाए। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज तो वहां पर क्या है 7:3, 4:1। यहां पर क्या है दूध के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे दूध का परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब यहां पर अनुपात है 7:3, यहां पर 4:1। इसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, 7/10 हो जाएगा दोनों का सम गुणा 100। तो यहां से हमने देखा कि बर्तन जो एक कह लीजिए, एक बर्तन है जिसमें 70% क्या है दूध है, दूसरे बर्तन में हो जाएगा 4/5 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा 80%। तो यहां हमने देखा दूध कितना हो जाएगा 80%, और यहां पर कितना है 75%। तो एलिगेशन से बन जाएगा, देखिए कैसे, ये हुआ 70%, ये हो जाएगा 80%, राइट, और ये हो जाएगा बीच में 75%। तो एलिगेशन जब हमने यहां से फॉलो किया तो हमने देखा इसमें से इसको माइनस किया 5, यहां से भी 5, तो हमें मिला 1:1। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1:1। ऑप्शन पर नजर डालें तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1:1। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले, आप एलिगेशन के साथ जाइए, आंसर बहुत क्विकली आएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से 30% अधिक है। यदि हम बी को मान लेते हैं 100, ए कितना हो जाएगा 130। तो यहां से जो अनुपात मिला वो कितना मिला 13:10। अब देखिए जी, हम एक कार्य क्षमता का अनुपात है, हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, एक दिन में 13 काम कर रहा है। आगे समझे, बी कार्य प्रारंभ करता है और 12 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी ने काम शुरू किया, 12 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब 12 दिन तक तो काम किया होगा। और बी कितना हो रहा है 10, अनुपात है इसका 10 की मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे किसका काम हो जाएगा, बी का काम है ये। अब ए शेष कार्य अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। अब शेष कार्य कौन कर रहा है, बी, तो चला गया। ए कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में, और कितना कर सकता है 13। तो जब 13 से हम इसकी गुणा करेंगे तो ये मिला हमें ए का काम, ये मिला हमें बी का काम, पूरा काम हो गया। आगे बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को, आधे काम को कितने दिनों में करेगा। काम पूरा नहीं है, काम आधा है, तो आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। और किसका निकालना है, बी का, तो किससे डिवाइड कीजिए 10 से। तो 120, यहां से 260, 120 380 को डिवाइड करना है जब 20 से, तो यहां से हम देखेंगे आंसर कितना हो जाएगा 19 दिन। तो ऑप्शन पर नजर डालें तो पांचवा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो क्या है सही आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है। तो 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का योग 73 है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 77 है, तीसरी और पहली का योग 104। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया पहली संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 73, राइट। दूसरी और तीसरी का जो योग होगा
वो कितना हो जाएगा 77। पहली और तीसरी मतलब तीसरी और पहली का जो योग है वो है 104। अब ये पूछ रहा है कि यहां पर तीसरी संख्या क्या है। देखिए कैसे इसे करेंगे। x प्लस वाई है 73, y प्लस जेड है 77 एंड जेड प्लस एक्स हमें गिवन है 104। अगर हम इन दोनों समीकरण को यहां से जोड़ लें तो हमें यहां से मिलेगा x प्लस 2y प्लस जेड का जो मान हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 150। दोनों को जोड़ने पर कितना मिला 150 मिला। अब देखिए x प्लस जेड कितना गिवन था 104, तो यहां से हमें जब माइनस करेंगे x प्लस जेड 104 माइनस इसमें करेंगे आप तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 46। यहां से देखिए y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23। y का मान मिल चुका है, मुझे क्या चाहिए x। अब देखिए y प्लस जेड जो है वो 77 है और y है 23, तो इसमें से आपको क्या चाहिए z बराबर हो जाएगा 77 में से जब 23 को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 54। तो ऑप्शन पर नजर डालिए। देखिए पांचवा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना है 54। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एसबीआई की अगर एक मेंस की बात करें हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक खड़े हुए बच्चे को क्रमश 15 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। ये एक दूसरे को 21 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां हैं, खड़े हुए बच्चे को क्रमश 15 और 24 सेकंड में पार करती हैं। तो हमने मान लिया कि पहली चाल की S1 है, लंबाई L1 है, समय लिया 15। दूसरी की चाल S2 कह दिया हमने, L2 बटे कितना हो जाएगा 24। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं। जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा S1 S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई कितना हो जाएगा 21। राइट, यहां से देखिए S1 S2 का मान यहां से ले लीजिए L1 बटे 15 प्लस L2 बटे 24 और यहां से सॉल्व जब करेंगे तो L1 प्लस L2 बाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो डायरेक्टली हम लिख लें 8L1 और यहां से हो जाएगा कितना 5L2, नीचे हो जाएगा आपका 120 बराबर L1 प्लस L2 बटे 21। 4 से काट लीजिए ये 30 हो जाएगा, सॉरी 3 से काट लीजिए ये 40 हो जाएगा और वो 7 बार। डायरेक्टली अगर हम करें तो ये 7 देखिए 56 माइनस 40 कितना हो जाएगा 16L1 और वहां से देखिए 7 पंजे 35 और 5 कितना हो जाएगा 5L2। तो यहां से L1 L2 का अनुपात हो जाएगा 5:16। L1 L2 का अनुपात मिल गया हमको। अब हमें चाहिए रेलगाड़ी की चाल का अनुपात। देखिए कितना है L1 बटे 15, L2 बटे 24। आप L1 को रख लीजिए 5 बटे 15, 16 बटे 24। अनुपात निकालिए, यहां से कितना हो जाएगा 1:3, 2:3, तो आंसर हो जाएगा 1:2। ऑप्शन पर नजर डालिए, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो क्या है सही आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं एग्जाम में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। किसी धनराशि का 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 16। यही चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दोनों के ब्याज में अंतर क्या होगा। आप देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि का 2 वर्षों में 10% का ब्याज कितना है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखिए हमें पता है कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर निकालना हो, फॉर्मूला हमारे पास में है P
r/100 का स्क्वायर बराबर कितना गिवन है 16, राइट। अब यहां से देखिए हमें फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूले को पुट किया, यहां से हमें p नहीं पता, रेट हमें 10 गुणा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 गुणा 100 बराबर में कितना हो जाएगा 16, ये इससे कैंसिल। तो यहां से जो p का हमको मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमको 1600। प्रिंसिपल कितना मिल गया 1600। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए, मतलब इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली हो जाए, तब कंडीशन क्या होगी। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाए तो अब जो कंडीशन नहीं बन के आएगी वो कंडीशन ये बनेगी कि जो अब जो नया रेट हो जाएगा हमारे पास में प्रिंसिपल तो कितना रहेगा 1600 रहेगा, और जो नया रेट हो जाएगा वो 5%, क्योंकि पहले 10 था, और अब जो समय होगा वो समय कितना हो जाएगा 4 साल। तो अब कैसे करेंगे देखिए, इसका जो 5% होगा वो कितना हो जाएगा 80 3 साल और ये 4 साल, ये 320 रुपए क्या हो गया इसका SI। यही हमारा CI भी होगा, लेकिन वो डिफरेंस सारा क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, वही हमारा बेसिक अंतर होगा। देखिए 80 का 4% 5% 4, 80 का 5% कितना हो जाएगा, फिर यहां से भी लिया हमने 80 का 5% कितना हो जाएगा 4, यहां से भी कितना हो जाएगा 4। अब 4 का भी 5% कितना हो जाएगा 0.2, राइट। यहां से भी देखिए इसका 5% 4 4 4 और इसका कितना हो जाएगा 0.2 देन 0.2 और 0.2 का भी 5% कितना हो जाएगा 0.01। तो यहां से जब हम देखेंगे सबको कैलकुलेट कीजिए, सब तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 और 12 24, 1 2 3 4 24.80 और 1 81। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 24.81, राइट। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि आप CI का पूरा फॉर्मूला पेश कीजिए, डायरेक्टली आप क्या कीजिए प्रिंसिपल निकालिए, प्रिंसिपल निकालने के बाद आप उसको क्या कीजिए CI निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखिए काफी बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय व 44% कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफी पसंद करता है और 40 लोग दोनों ही पसंद करते हैं, तो कार्यालय में कर्मचारी की संख्या बताइए। अब देखिए डायरेक्टली हम आपको ट्रिक बता रहे हैं क्या करना है। देखिए 72% लोग जो हैं वो क्या लेते हैं, चाय लेते हैं, 44% लोग क्या लेते हैं, कॉफी। पूरा कितना होता है 100%। आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिला 116% होता कितना है 100%। जब 100% इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 16%। ये 16% वो लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। 16% कौन है, दोनों पसंद करते हैं। और दोनों कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो हम कह सकते हैं इस 40% की वैल्यू किसके बराबर है, 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो यहां से जो 100% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 250। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में जाएंगे, बहुत क्विकली आपको आंसर मिलेगा, राइट। करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए। जो आपको परसेंट यहां से मिलेगी वो क्या है, दोनों लोग जो पसंद करते हैं, और वो 40 के बराबर है। 100% आपका आंसर, तो मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन पर नजर डालें तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी परीक्षा में राहुल 122 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 122 अंक मिले राहुल को और कितने ज्यादा मिले उसको, 42 ज्यादा मिले। तो अगर हम 42 इसमें माइनस कर ले तो ये क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। अब देखिए नैमिष को 70% अंक मिले, नैमिष को कितने मिले 70% अंक मिले, और उत्तीर्ण अंकों से 60 अंक अधिक हैं। तो माइनस जब आप 60 करोगे
तो नैमिष के भी क्या आ गए, उत्तीर्ण अंक आ गए। देखिए हमने काफी बार इस बारे में चर्चा करी है कि यदि आपको परसेंटेज से कोई सवाल देखने को मिले, आप एक्स मत मानिए, आप सीधे 100% के साथ जाइए। 100% मानने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आंसर भी बहुत जल्दी आता है। तो हमें जो भी निकालना है, हमने 100% क्या मान लिया, मैक्सिमम मान लिया। इसको 122 मिले, 42 ज्यादा मिले, माइनस किया, 70% मिले, 60 अंक ज्यादा मिले तो माइनस कर दिया। दोनों के उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से देखिए ये हो गया आपका 80 और यहां से वो प्लस 60 हो जाएगा, बराबर 70%। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 70% की वैल्यू हो गई 140, 100% हो गया आपका कितना, 200। ये आपके निकल के आए मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं, 200। अब क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब हो जाएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण मार्क्स कितने हैं, 80, प्रतिशत निकालना है, 80/200 गुना गया 100, आंसर हो जाएगा 40%। तो यानी इसका पांचवा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर का अनुपात है वो 16:5 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चे सवाल को ही नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो ये कहना चाह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो 2 वर्ष है और 3 वर्ष का जो अंतर है उसका अनुपात कितना है, 16:5। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्षों का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, कितना होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्षों का है और 3 वर्षों का कितना है, 5। 3 वर्षों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां से 300 + R/100। ये 3 वर्षों का है और ये 2 वर्षों का। इसका जो अनुपात है 16:5, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको यहां लेके आइए, ये देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास में कैंसिल। तो यहां 2 वर्षों का और 3 वर्ष के अंतर, ठीक। यहां से हमने देखा तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट है क्योंकि होना ये चाहिए था 3 पहले होगा, 2 उल्टा हो गया। देखिए यहां पर ये 3 होना चाहिए था, यहां पर 2। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहां से मिलेगा ये PR/100 का R/100 का होल स्क्वायर, राइट। PR/100 का होल स्क्वायर और यहां से हमें जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 300 + R/कितना 100। ये 3 वर्ष का अंतर होता है, राइट। और यहां से जो 2 वर्ष का होगा वो कितना हो जाएगा, PR/100। अब देखिए यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और वो किसके बराबर है, 16/5 के। तो यहां से हमने देखा तो यहां से हमें सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें ब्याज दर निकालना है। तो 5 या 15, 5R डायरेक्टली हम कर रहे हैं, 5R बराबर कितना हो जाएगा, 100, R बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20%, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से जाइएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले को समझना था और आंसर देना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है किससे, DI से। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम काफी बच्चों को देखने में आई वो समस्या ये थी, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगर हमें कला की बात करनी है तो कला कहां से कहां तक है। तो देखिए इसी अगर हम 2006 की अगर हम बात करें तो कला को इस तरीके से दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे कॉमर्स है, फिर क्या है, विज्ञान मतलब साइंस। यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है वो क्या है, कला का पोर्शन है। यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है वो कॉमर्स का है, वाणिज्य का, और यहां से यहां विज्ञान का। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो 2008 अगर हम ले, कला जो यहां पे है 0 से लेकर कहां तक है कि 10, 20, 30, 40, 10 का अंतर है। 40 तक क्या है आपके कला है। फिर देखिए यहां पर जो है 20 ही है सिर्फ, तो आपको ये चीज नहीं 20 लेना है सिर्फ, ठीक।
आगे समझिए, यहां से यहां तक का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझे तो अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2007 में विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2011 में कला संकाय में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच क्रमश अनुपात क्या है। अब देखिए 2007 ये रहा विज्ञान संख्या देखिए यहां से है, ये 25 से लेकर 100 तक कितना हो जाएगा 75। अनुपात लेना था 2011 में कला, 2011 में कला जो है वो कितनी है, देखिए 25 दिखाई दे रहा है, तो अनुपात दे दिया 25, यहां से 25 दिया 25 1, तो आंसर कितना हो गया 3:1। इस तरीके से आप जाएंगे एग्जाम में, आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते, 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पर डीआई कम से कम 3 डीआई तो मैक्सिमम आपको देखने को जरूर मिल सकती है। हो सकता है कि आपको 4 डीआई भी मिले, मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो डीआई के हो सकते हैं। और डीआई पे इस तरीके से फोकस कीजिए, यहाँ पे नंबर हमेशा मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डीआई एक ऐसा पोर्शन है जहां पर स्टूडेंट्स काफी अच्छा स्कोर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है 2009 में विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों की संख्या, 2009 में विज्ञान संख्याएं, 2009 कहां पर है, देखिए यहां 2009 में बात कर रहा है वो विज्ञान संख्याएं कहां से है, यहां से यहां तक। देखिए 10, 20, 30, 35, ये कितना है 35, ये कितना है 105, तो कितना हो जाएगा 70। ठीक, अब क्या बोल रहा है 2007 में कला, 2007 में कला कहां है, देखिए 2007 में कला पहले ही नंबर पर है 15। ठीक, तो ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए जब हमने डीआई का जो फर्स्ट बेसिक लेक्चर आपको दिया था, तो बेसिक लेक्चर में यही समझाया था कंपैरिजन कैसे करना होता है। तो वही क्वेश्चन देखिए फिर दोबारा से एग्जाम में, देखिए डीआई के जो 5 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं वो बिल्कुल अश्योर है कि आपको एक रेशियो से मिलेगा, एक परसेंटेज से मिलेगा, एक एवरेज से मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिक्स रहती हैं। मतलब अगर हम बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एक क्वेश्चन परसेंटेज से मिलेगा, चांसेस ज्यादा रहते हैं कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है। अब देखिए 70 और ये 15 कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर लेना होता है। जब अधिक की बात करेगा तो नीचे आएगा कम वाला गुणा गया 100, क्या करना है दोनों का डिफरेंस लेना है। उसके बाद छोटा नंबर नीचे आएगा मल्टीप्लाई 100, 5 से काट लीजिए 11 और 5 दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए 5 से कैंसिल किया तो 11 100 बटे और ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहां से हम देखेंगे 1100 है, ये 3 है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखने में मिलेगा यहाँ से 1100 को जब 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 और ये मिलेगा तो 3 6 18, तो 366 समथिंग अप्रोक्सीमेट का आंसर देखने को मिलेगा। राइट, तो हो सकता है अप्रोक्सीमेट इस तरह से आंसर मिले। कहने का मतलब बस एक ही है कि बेसिक फंडा जो है इन क्वेश्चन का वो यही है कि आपको करना क्या है, बस ग्रेटर और मोर देखना है कितना कितना है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर वाणिज्य और कला संकाय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। अब देखिए ये कह रहा है कि यहां पर कि वाणिज्य और कला कुल विद्यार्थियों का, तो वाणिज्य की अगर बात करें मतलब कॉमर्स की बात करें 2006 में साफ साफ दिखाई दे रहा है कॉमर्स यहां से लेकर यहां तक है, मतलब कॉमर्स में कितना 40 है। देखिए यहां पर कॉमर्स कितना हो जाएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है 10 है। ऐसे हमने सॉल्व किया पूरा। यहां पर देखिए 2008 में कितना दिखाई दे रहा है आपको 20 दिखाई दे रहा है। 2009 की बात करें तो देखिए कितना दिखाई दे रहा है 5 10 15 25 और 5 30। तो इस तरीके से आप देखेंगे, हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं कि आप जब जोड़ोगे यहाँ पे ये आपको मिलेगा 155 मिल जाएगा कॉमर्स का। राइट, ये आपको मिलेगा कॉमर्स का 155। फिर आपसे पूछ रहा है कला का मतलब आर्ट्स का, तो आर्ट्स का जब आप योग करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा 135। 135 किसका मिलेगा, कला का, 155 वाणिज्य का, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है
20, मतलब 20 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है किससे? पजल डीआई से। अब देखिए पजल डीआई जैसी दिमाग में नाम आता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें तो लैंग्वेज डीआई में क्या किया जाए, कोई ट्रिक कोई शॉर्टकट है क्या? देखिए बहुत जल्दी हम पजल डीआई में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहां पर पजल डीआई कुछ अच्छी पजल डीआई को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। पजल डीआई को सबसे अच्छा तरीका जो है करने का वो अभी तक माना गया है वो वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से अगर आप कर लेते हैं तो आप इतनी चीजों को आसान बना देते हैं कि जब क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते हैं तो क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर बोल सकते हो। अभी देखिए हम जब समझाएंगे इस क्वेश्चन को तो हम बताएंगे कि क्वेश्चन देख के आंसर कैसे आएगा और आप ही लोग बताएंगे कि आंसर सर ये है। अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है? एक स्कूल की कक्षा 10 के 2 वर्ग हैं ए और बी। पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 110। जितना जितना आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। कुल विद्यार्थी हैं 110, हमने अंडरलाइन कर दिया। विद्यार्थी केवल हिंदी केवल संस्कृत या हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं। हिंदी भी पढ़ते हैं संस्कृत भी पढ़ते हैं और दोनों भी पढ़ते हैं। वर्ग ए और वर्ग बी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमश अनुपात 5-6 है। यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वर्ग ए और वर्ग बी में जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है तो ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। आगे देखें, और केवल हिंदी पढ़ने वाली कुल विद्यार्थियों की संख्या 40% है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट थी, हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। वर्ग ए में दोनों विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसी विद्यार्थियों का 30% है। इंपॉर्टेंट है, लाइन कर लिया। उसी वर्ग में केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है, ठीक। और ए और बी में केवल संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच 4-3 का। अब देखिए यहां पे जो ये डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। इस डेटा से हमें वेन डायग्राम बनाना है। एक बात और, इसमें 2 वर्ग हैं आपके पास में, वर्ग ए और वर्ग बी। तो करना क्या है, आप इसमें 2 वेन डायग्राम बनाओगे, मतलब एक वर्ग ए का अलग वर्ग बी का अलग। आइए समझते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। हमने क्या किया, वर्ग ए के लिए एक ये डायग्राम बना लिया, राइट। ऐसे हमने क्या किया, ये वर्ग हमने बी के लिए बना लिया। अब देखिए समझना कि हम इसको कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि एक पजल डीआई आपको वेन डायग्राम के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी, चाहे आप एसबीआई पीओ मेंस की बात करो चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें, राइट। अब समझना, कुल बच्चे हैं 110, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, राइट। इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम हमने दिया बी। अब देखिए इसको हमने नाम दे दिया हिंदी, इसको नाम दे दिया संस्कृत, इसको हिंदी और इसको संस्कृत, राइट। अब देखिए 5-6 का अनुपात है, 110 बच्चे हैं तो ये कितने हो जाएंगे 50 और ये कितने हो जाएंगे 60, राइट। ये हो जाएंगे 50 और ये कितने हो जाएंगे 60, राइट। अब देखिए ये कह रहा है यहां पर कि इस लाइन को अगर आप पढ़िए कि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी कौन सा है, केवल हिंदी ये रहा, केवल हिंदी ये रहा और केवल हिंदी ये रहा, राइट। केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 40% है सबका। 40% का मतलब कितना हो गया, 110 का 40%, 44 हो गया। अब देखिए ये मान लिया x, ये y मान लिया, z मान लिया, a, इसको b और इसको c। समझना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x y z a b c मान लिया, केवल हिंदी x है, केवल हिंदी यहां पर a है, वो क्या है 40%। मतलब x प्लस जो a है वो कितना है 44। इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिली,
x प्लस a कितना है 44% है, राइट। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन है वर्ग ए में दोनों विषय पढ़ने वाले, वर्ग ए में दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या का 30% है। वर्ग ए में दोनों विषय मतलब इसकी बात कर रहा है वो। तो वर्ग ए में कितने हैं दोनों, y मतलब 30%, उसी का 30% मतलब 50 का 30% होगा, राइट। तो जब 50 का 30% मतलब कितना हो जाएगा 15। ये पोर्शन कितना मिल गया आपको, 15 मिल गया। अब और आगे पढ़िए, ये किसके बराबर है, और उसी वर्ग में केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। यही 15 इसमें हिंदी पढ़ने वाले, मतलब ये यही कह रहा है वो कि इसमें जो 15 पढ़ रहे हैं दोनों में वो किसके बराबर है, केवल हिंदी पढ़ने वाले उसी वर्ग में। अब देखिए 15 हो गया, ये 15 हो गया, पूरा 50 है, 15 15 30, तो ये कितना हो जाएगा 20, राइट। अब देखिए यहां पर x प्लस a 44 था, x आपके पास में 15 है, तो a का मान जरा आप ही बताइए कितना हो जाएगा 29, सही है। अब देखिए आगे आगे कह रहा है, अब लास्ट लाइन को पढ़िए, वर्ग ए और वर्ग बी में केवल संस्कृत मतलब ये चीज है, राइट। अनुपात कितना है 4:3, यहां 4 अनुपात, यहां 3 अनुपात, लेकिन यहां पर कितनी संख्या है 20। तो हम कह सकते हैं 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। 4 जब 20 के बराबर तो 1 5 के और 3 15 के, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 29 ये रहा, 15 ये रहा। ये 15 कैसे है दोबारा बताएं, ये 20 था, यहां जो अनुपात है वो 4:3 है, तो मतलब 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 3 बराबर 15, 29 15 फिर 44, पूरा 60 था, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 16। अब देखिए पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट, पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अब हमारे पास में जो 5 क्वेश्चन हैं वो आंसर आप एकदम से बता सकते हो कि इसका आंसर ये है। अब आप ही लोग हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और आंसर देखना बहुत क्विकली आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूरा वेन डायग्राम मिल चुका है, इंफॉर्मेशन हमारे पास में पूरी है। तो पहले क्वेश्चन अगर इस पे देखें क्या है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ग ए में केवल संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब आप ही लोग आंसर दीजिए क्या है इसका आंसर। वर्ग ए में केवल संस्कृत पढ़ने वाले, वर्ग ए कौन सा है, देखिए ये रहा वर्ग ए, केवल संस्कृत ये रहा, आंसर कितना हो जाएगा 20। मतलब हमने देखा कि जब वेन डायग्राम हमने बना लिया तो आंसर बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब ये है कि 3 मिनट अगर आप वेन डायग्राम को दो तो 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग बी में दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी, वर्ग बी में दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 16 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, ये 16 कुल विद्यार्थी का मतलब 110, और ये गुना कितना हो जाएगा 100। यहां से हमने सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 160 बटे कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 11 से एक बार चला गया, 11 ही कम 11, और अप्रोक्सीमेट अगर हम ले 14.5% होगा, या फिर 14 क्या 15 भी आप इसको कह सकते हो। तो ऑप्शन में अगर 14.5% है या 15% है तो इन दोनों में से किसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वेन डायग्राम क्लियर हो गया आंसर चुटकियों में आ रहे हैं, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लें क्या है। आइए तो अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस है। अब इसी का आंसर आप ही लोग बताइएगा कि दोनों वर्गों में मिलाकर दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ही लोग बताना कि वेन डायग्राम सब कुछ हमारे पास में है, हमें देखना है, विजुलाइज करना है और आंसर देना है। पेन कलम बिना उठाए भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। दोनों वर्गों में मिलकर दोनों विषय पढ़ने वाले 15 यहाँ पे 16 वहां पर कितने हो गए 31, आंसर कितना हो जाएगा 31। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही वेन डायग्राम क्लियर हुआ हमारे 5 के 5 क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम आपको वेन डायग्राम पे कंप्लीट वीडियो भी दें, राइट। चलिए पढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें इक्वालिटी से। अगर एसबीआई की बात करें, देखिए प्री में जो आपको
एग्जाम में देखने को मिला था कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन नहीं थे वहां पर, तो ऐसा हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी देखने को जरूर मिले। तो इनइक्वालिटी की अगर बात करें, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है, काफी बार चर्चा की इनइक्वालिटी पे, कि आपको दो समीकरण आपको दी होंगी, आपको उनको सॉल्व करना है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। अगर रिलेशन हुआ x बड़ा है y से तो ये ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करें, तो हमने वही क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो काफी कह लीजिए परेशान करने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है हमारा 178 अपॉन x की पावर 3/5 माइनस 122 की पावर x बटे 3/5 बराबर 8 x की पावर 2/5। अब देखिए करना क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, माइनस कर लीजिए। 8 में से 2 गया 6, 17 में से 12 गए 5, तो यहां से देखा 56 हो जाएगा x टू दी पावर 3/5, सही है। अब देखिए यहां पर हुआ 8x की पावर 2/5, ये गया 7 बार, पावर जुड़ जाएंगी तो 2 और 3 5, 5 से आप डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, तो x का जो मान हमें मिला वो कितना मिला, यहां से 7, राइट। ऐसी अगर दूसरी समीकरण पर नजर डालें तो क्या है, y³ प्लस 4498 बराबर 5454 माइनस 444। सॉल्व कीजिए इसको, y³ प्लस 4498 जब माइनस यहां पे करोगे तो ये मिल जाएगा 0 1 और ये 0 5 50 10, राइट। यहां से फिर इसको माइनस करो तो ये मिलेगा y³ इज इक्वल टू 512 और y बराबर कितना हो जाएगा 8, राइट। तो यहां से y का मान कितना मिला, 8 मिला, यहां से y का मान मिला, सॉरी x का मान मिला, x कौन बड़ा है दिखाई दे रहा है साफ साफ, y बड़ा है x से, ऑलराइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेम इनइक्वालिटी से ही क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लें, x टू दी पावर 3/4 डिवाइड बाय 36 बराबर 48 डिवाइड बाय x टू दी पावर 9/4, और वहीं पर सेम वो चीज दिख रही है। कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखा x टू दी पावर 3/4/36 बराबर 38 बटे x टू दी पावर 9/4। अब देखिए मल्टीप्लाई में जाएगी, पावर छूट जाएंगे, राइट कर लें, 9 और 3 12 4 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा x³ और ये 48 गुणा 36, राइट। देखिए x³ हमें चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, लगा लीजिए, 48 को लिखा हमने 8 इंटू 6 और ये 6 इंटू 6, यहां से 6 मिला, यहां से 2 मिलेगा, तो x बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी x का जो मान हमें मिला वो कितना मिल जाएगा यहाँ से 12। अब देखिए y की बात करते हैं, x हमें मिल चुका है, y कैसे निकालेंगे, y टू दी पावर 6/5 गुणा 7, गुणा 7 को डिवाइड में लेकर ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी रहने दीजिए, 1008 डिवाइड y टू दी पावर 4/5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 4 10, जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा y², और 7 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 144। यहां से y का जो मान मिलेगा कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 12, x का मान मिला, y का मान मिला। अब देखिए कैसे करेंगे, 12 प्लस 12 दोनों बराबर हैं, प्लस 12 माइनस 12 ये बड़ा है, तो दिखाई दे रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, y है, राइट। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको परेशान करने के एग्जाम में मिल सकते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है किससे, नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज की अगर बात करें, देखिए 5 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम कितनी बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि नंबर सीरीज में आपको क्या करना होता है, लॉजिक देखना होता है, और लॉजिक भी कैसा लॉजिक, यहां पर देखना है कि 6 16 57 244 1 2 4 5 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सबसे पहला काम होता है कि आप पहले अंतर लीजिए, डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस अगर यहां पर ले तो 12, यहां पर ले कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिफरेंस से कुछ बात नहीं बन रही है। अगला लॉजिक हमारे दिमाग में आता है कि कैसे हम पहली से दूसरी संख्या को बनाएं। तो हम देखें 16 हमें चाहिए, इसको लिखा हमने 6 प्लस 2 गुणा 2, 6 और 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इस फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। अब 57 चाहिए 16 से, कैसे आएगा देखिए, 16 प्लस 3 गुणा 3, 16 और 3 19, 3 57 हो जाएगा, देखिए सही है। तो यहां से हमने देखा 16 और 3 19 से 57 कुछ मिल रहा है। अब हमें पता लग रहा है कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है
+2 गुणा 2 +3 गुणा 3 पे तो फॉलो कर रहा है, क्या आगे भी करेगा? आइए देखते हैं। 57 + 4 गुणा 4 कितना मिल जाएगा? 244। इसी तरह से ये 5 हो जाएगा। तो अगला नंबर अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 1245 गुणा 6 + 6। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 7506। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7506। मतलब 5वां ऑप्शन सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो नंबर सीरीज में पहले अंतर लीजिए, अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा नंबर बनाइए पहले से, कुछ लॉजिक मिलेगा। फिर अगर वही लॉजिक आगे भी फॉलो कर रहा है इसका मतलब वही लॉजिक है। और एक और बात, एक नंबर सीरीज के कम से कम 2 या 3 लॉजिक भी हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमें गिवन है किससे? नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज की बात करें फिर दोबारा से वही बात, अंतर लीजिए। तो यहां पर हमने अंतर लिया, कितना हो जाएगा? 4। यहां पर लिया तो यहां पर हुआ ये 9, यहां पर लिया ये हो गया 14, और यहां पर जब हमने लिया 17 में से 8 गई 9 और ये हो गया 19। अब देखिए कुछ अंतर जब हमने लिया तो हमने देखा यहां पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्लस का 5, यहां पर भी चल रहा है प्लस का 5, यहां पर भी प्लस का 5, यानी प्लस का 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है। तो नेक्स्ट भी 19 + 5 कितना हो जाएगा? 24। 24 हमको जोड़ना होगा इस नंबर पे। जब 24 आप जोड़ोगे इस नंबर पे तो 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, मतलब 91 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो हमने देखा कि लॉजिक क्या था, पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके ये समझ में आया कि कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड हो रहा है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है डेटा सफिशिएंसी से। यानी डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो यहां पर देखिए आपको स्टेटमेंट दिए हैं, 2-3 स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे। 3 कथनों में या स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कौन सा पर्याप्त है। पहले क्वेश्चन पर नजर डालें। क्वेश्चन है कि टीम एक्स द्वारा बनाए गए रनों का स्कोर क्या था? टीम एक्स के हमको रन निकालने हैं। अब कैसे करेंगे? देखिए 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीम एक्स जो है 42 रनों से मैच जीत गया। टीम एक्स जब 42 रनों से मैच जीत गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डेटा सफिशिएंसी में क्या करना होता है? देखिए आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और कंक्लूजन निकालने हैं कि किस स्टेटमेंट की मदद से आप आंसर दे पाए। तो पहला स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा तो टीम एक्स ने 42 रनों से मैच जीत लिया, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, टीम एक्स और वाई द्वारा बनाए गए स्कोर का अनुपात 12-5 था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मिस कर रहे हैं हम लोग, अनुपात गिवन है हमें। अनुपात अगर हम मान लें कि वो 12x इसमें बनाए और 5x इसमें बना लिए, टीम एक्स ने 12x बनाया, इसने 5x मान लिया, ये 42 रनों से जीत गया। कौन? एक्स। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 42। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 42, x बराबर 6, तो ये हो जाएगा 72, हो जाएगा 30। तो यहां से मिल गया हमको। देखिए तो यानी इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हमारा आंसर आ रहा है। अब तीसरे स्टेटमेंट पर नजर डालें। टीम, ये मिसिंग है यहां पर। अब यहां पर ये कह रहा है कि टीम एक्स द्वारा बनाए गए टीम के, ये एक्स कर लीजिएगा, ये गलत हो गया यहां पे, टीम वाई हो जाएगा, के द्वारा बनाए गए रनों का 120% था। मतलब जो एक्स है वाई का कितना है? 120। अगर वाई मान लीजिए 100 बना रहा है तो एक्स कितने बना रहा है? 120। तो यहां से भी आप रेशियो निकाल सकते हो, और जब रेशियो निकल जाएगा सेम तरीके में आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस स्टेटमेंट को अगर इसके साथ ले तब भी आंसर मिल रहा है हमें। तो एक बात हमें यहां समझ आई, ये स्टेटमेंट तो कंपलसरी है, इन दोनों में से आप कोई सा भी ले लीजिए आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल फर्स्ट, और या तो सेकंड या फिर थर्ड। मतलब फर्स्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आप सेकंड लो चाहे थर्ड लो, आपके दोनों से आंसर आएंगे। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि बेलनाकार टैंक की क्षमता क्या है। हम सभी को पता है कि बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम कितना होता है? पाई r स्क्वायर एच। राइट, वॉल्यूम कितना होता है? पाई r स्क्वायर एच। अब पहले स्टेटमेंट पढ़िए।
आधार की त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, रेडियस क्या है, आधी है ऊंचाई की, रेडियस आधी है ऊंचाई की, हमने लिख लिया। अब आधार का क्षेत्रफल 420 है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमने एज इट इज छोड़ दिया। आधार का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 420 के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कितना आर, पाई का मान हमें पता है 22/7 है, आर निकल जाएगा, एच निकल जाएगा, इन दोनों की मदद से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। पहले स्टेटमेंट पता, आपको आर एच के बीच में संबंध पता है, यहां से आर मिल रहा है, वहां से एच मिल जाएगा, दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, राइट। सही है बिल्कुल। आप देखिए तीसरा स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो बेलनाकार टैंक की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। बेलनाकार की ऊंचाई कितनी है, 14, कुछ नहीं पता, फिर ऊंचाई मिल रही है हमें h, तो h बराबर 14। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को पहले के साथ देखूं तो पहले से मुझे r भी मिल जाएगा, तो पहले तीसरे को मिला के तो आंसर आ रहा है। क्या दूसरे तीसरे से भी आ रहा है, चेक करें। यहां से h कितनी है, 14, क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर h है और वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन, h की वैल्यू गिवन, क्षेत्रफल वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इन दोनों से भी आंसर आएगा। अब देखिए अब कैसे आंसर देंगे, सुनिए इसका आंसर आप कैसे देंगे। इन दोनों से भी आंसर आ रहा है, इन दोनों से भी आंसर आ रहा है, इन दोनों से भी आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी दो ले लीजिए आंसर आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, किसी भी दो से आंसर आ सकता है। कोई भी दो स्टेटमेंट अगर आप लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे पहला तीसरा ले लीजिए, पहला दूसरा ले लीजिए, दूसरा तीसरा ले लीजिए, कोई सा भी आप दो स्टेटमेंट ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन पर नजर डालें, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पांचवा ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं है, आंसर है इसका केवल दो स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारी वीडियो के लिए, बहुत जल्द हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे एसबीआई के एग्जाम को लेकर, और साथ ही साथ अपना कमेंट्स और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके सुझाव से ही हम इस पे और डिस्कस करने के लिए सोचते हैं कि अब क्या आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो कमेंट्स और फीडबैक हमें जरूर कीजिए, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। अंत में थैंक यू, अलविदा, एट लास्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, थैंक यू।